राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। आज मेरी शादी थी। मेरी पत्नी जब दुल्हन बनकर बाहर हॉल में आई तो मैं उसे देखता रह गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कोई डाकू हो। उसने अपने पूरे शरीर को कपड़े से छुपा रखा था। अपने अपने ऊपर ना जाने कितने दुपट्टे डालकर वह मेरे सामने बैठ गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रही थी और बुरा भी महसूस हो रहा था, क्योंकि सारे ही मेहमान हमें अजीब सी नज़रों से घूर रहे थे। वह दुल्हन तो कहीं से भी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे शादी में कोई चोर डाकू घुस आया हो और जिसने अपने आप को लोगों की नज़रों से छुपा लिया हो। हर कोई मेरी पत्नी से कह रहा था कि अपना चेहरा तो दिखाओ, लेकिन उसकी माँ सामने खड़ी थी, उसकी ढाल बनकर, और सबसे कह रही थी कि मेरी बेटी बहुत ही शर्म वाली है, लोगों के सामने बहुत कम आती है। शर्म की वजह से उसने अपने आप को छुपा रखा है, अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाएगी सिवाय अपने पति के। अपनी सास के मुंह से यह बातें सुनकर मुझे और भी गुस्सा आ रहा था। वह घर की बड़ी थी, उन्हें अपनी बेटी को समझाना चाहिए था। उल्टा वह तो अपनी बेटी की इस अजीब सी हरकत पर उसका साथ दे रही थी। मैंने अपनी सास की सोच पर हैरत करने लगा। आखिर शादी का दिन था, हर कोई दुल्हन को देखना चाहता था। चलो ठीक है, उनकी लड़की सबके सामने नहीं आती थी, लेकिन कम से कम औरतों और लड़कियों को तो अपना चेहरा दिखा सकती थी। लेकिन उसने तो औरतों और लड़कियों से भी पर्दा कर रखा था। वैसे तो मैंने शादी से पहले ही सुन रखा था कि मेरी पत्नी बहुत शरीफ है, हर अरे गेरे के सामने नहीं आती जाती। यह सुनकर मैं खुश भी हो गया था और मुझे इस बात से कोई समस्या भी नहीं थी। लेकिन इस तरह शादी में खुद को ढककर रखना अलग मामला था, और मुझे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि अच्छी खासी शरीफ लड़कियां भी शादी के दिन ऐसे खुद को ढककर नहीं रखती, हंसती बोलती हैं, फ़ोटोशूट करवाती हैं। मैं भी धीरे धीरे अपनी पत्नी को समझा रहा था कि चेहरे से यह बड़ा सा घूंघट हटा दो, लेकिन वह घूंघट के नीचे से ही ना मैं सिर हिलाती जा रही थी। अपनी पत्नी की इस हरकत से मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। ज़िंदगी की नई शुरुआत में ही मेरे साथ इतना अजीबोगरीब हादसा हुआ था। मुझे अपनी पत्नी से यह उम्मीद बिल्कुल ना थी। मेरी शादी का सारा मज़ा किरकिरा हो गया था। सारे रिश्तेदार अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। हम लोग भी बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं थे, आम घरेलू लोग थे। लेकिन शादी तो इस तरह से नहीं होती ना। सारे मेहमान दुल्हन को देखने के उत्सुक थे, लेकिन दुल्हन के चेहरा नहीं दिखाने पर सब तरह तरह की बातें बनाते हुए मुंह लटकाए चले गए थे। लोगों के ताने सुन सुनकर मेरा मूड और भी ज़्यादा ख़राब हो चुका था। हम दुल्हन को विदा कराकर घर ले आए, लेकिन मेरा मूड इतना ज़्यादा ख़राब था कि अपनी पत्नी को देखने की मुझे कोई इच्छा नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि शादी नहीं, मेरा मजाक बन चुका था। मैं तो चाहता था कि दुनिया देखे मेरी दुल्हन कितनी प्यारी है। हालांकि मैंने अब तक अपनी पत्नी को नहीं देखा था, मगर मैंने अपने घर वालों के मुंह से सुन रखा था कि मेरी पत्नी बहुत ही प्यारी है। दूर दूर से आए हमारे रिश्तेदार, मेरी बुआ, चाची वगैरह दुल्हन को देखने के लिए बेताब थे, लेकिन उसने अपने मुंह छुपा रखा था, और अपनी पत्नी की इस हरकत का मुझे बहुत अफसोस था। घर आकर छोटी मोटी रस्मों के बाद सब मेहमान मुंह लटकाए चले गए थे। मैंने घर में मेरी
एक अकेली माँ थी, उनके अलावा कोई नहीं था। मेरी पत्नी की गलत हरकत मेरी माँ को भी बुरी लगी थी। फिर उन्होंने मेरी दुल्हन को मेरे कमरे में बिठा दिया और मुझसे कहा, दुल्हन के पास जाओ और उसे समझाओ कि तुम्हारी वजह से आज हमारी कितनी बेइज्जती हुई है। मैंने कहा, मुझे नहीं जाना उसके पास, जितनी बेइज्जती होनी थी हमारी हो गई। मेरा दिल अब उस लड़की के पास जाने को बिल्कुल नहीं हो रहा है। उस लड़की से मेरा दिल अब खट्टा हो गया है। मैंने बहुत ही गुस्से से यह बात कही थी। मेरी माँ ने मुझे समझा बुझाकर कमरे में भेज दिया। मैं बहुत ख़राब मूड के साथ कमरे में दाखिल हुआ। मुझे दुल्हन को देखने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला और सामने मेरी निगाह पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं अपनी आंखें झपकाना भूल ही गया था। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा हसीन लड़की नहीं देखी थी। वो बेड पर बैठी मेरा ही इंतज़ार कर रही थी, लेकिन इस समय उसने घूंघट नहीं कर रखा था। लाल रंग का दुपट्टा उसके चेहरे के इर्द गिर्द पड़ा हुआ था, जिससे उसकी सफ़ेद धुंधिया रतन और भी ज़्यादा चमक रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे आसमान से कोई परी उतर कर आ गई हो। कुछ देर पहले का मेरा सारा गुस्सा उतर चुका था। मैं उसके पास जाकर बैठ गया और बिना पलक झपकाए उसे देखने लगा। उसने शादी वाला लहंगा ही पहन रखा था, लेकिन चेहरा पानी से धुल लिया था। मेकअप का नामो निशान भी नहीं था, लेकिन बिना मेकअप के भी वो इतनी प्यारी लग रही थी कि मेरी तो नज़र उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। मैं सोचने लगा, जब वह इतनी सुंदर है तो उसने अपना चेहरा लोगों को क्यों नहीं दिखाया था। बिना मेकअप के ही वह किसी को भी पागल कर सकती है, फिर मेकअप के साथ हो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होगी। मुझे इस तरह एकटक देखते रहने से वो एकदम घबरा गई थी और पीछे हटकर उसने अपना दुपट्टा फिर से चेहरे पर डाल लिया था और फिर घबराकर बोली, आप बिना दस्तक किए अंदर कमरे में कैसे आ गए? आप कौन हैं? उसकी इतनी ज़्यादा मासूम सवाल पर मेरी हंसी छूट गई थी। मैंने उससे कहा कि इस वक्त तुम्हारे कमरे में सिवाय तुम्हारे पति के और कौन आ सकता है? उसने कहा, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा था, बस इसलिए पूछ लिया। मैंने जल्दी से उसके मेहंदी लगे सफ़ेद हाथ अपने हाथों में थाम लिए और उसे अपने पास खींच लिया। उसने नज़रें झुका ली और मुझसे कहने लगी, मैं बिना भगवान को याद किए कोई भी नया काम शुरू नहीं करती हूँ। अभी आपके आने से पहले मैंने ज़ेवर उतारकर और मेकअप उतारकर भगवान के चरणों में सर रखकर भगवान से प्रार्थना की थी कि मेरी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत अच्छी हो। आपको बुरा तो नहीं लगा कि मैंने ज्वेलरी और मेकअप उतार दिए? उसके सवाल पर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। मैंने कहा, इसमें बुरा लगने वाला क्या बात है, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि मुझे इतनी अच्छी और भगवान पर भरोसा करने वाली पत्नी मिली है। मेरी बात सुनकर कहने लगी, अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं आपके लिए फिर से तैयार हो सकती हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का अफसोस है कि आपने मुझे दुल्हन के रूप में नहीं देखा, जैसे देखने की हर पति की इच्छा होती है। आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी फिर से दुल्हन वाला मेकअप में तैयार हो जाती हूँ। मैं उसे रोकना चाहता था, लेकिन फिर चुप हो गया। मैंने सोचा, जब उसकी इच्छा है तो वह दुल्हन के रूप में तैयार हो जाए, मुझे कोई हर्ज नहीं था। कुछ ही देर बाद वह ड्रेसिंग रूम में चली गई और जब बाहर निकली तो फूल दुल्हन के मेकअप में और फुल ज्वेलरी के साथ थी। अब तो उसके हुस्न को और भी 4 चांद लग गए थे। मैं बिना कुछ बोले उसकी तरफ देखता रह गया। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लिया। उसके चेहरे पर आए बालों को एक लट पीछे करते हुए मैंने उससे कहा, इतनी सुंदर हो, इतनी प्यारी हो, फिर तुमने बाहर शादी के हॉल में मेरे साथ फ़ोटो क्यों नहीं खिंचवाई? इस बात में मैं पहले बहुत गुस्से में अपनी पत्नी
से पूछने वाला था, लेकिन अब बहुत ही प्यार से उससे यह बात पूछ रहा था। मेरी बात सुनकर वो बहुत ही मासूमियत से बोली कि मैं कैमरे के सामने नहीं आना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरा चेहरा सबसे पहले मेरा पति देखे। इससे पहले मैं अपना दुल्हन वाला चेहरा किसी को नहीं दिखाना चाहती थी। मेरा ये सारा हुस्न, मेरी सारी खूबसूरती सिर्फ़ आपके लिए है। मैं क्यों दूसरों को अपने हुस्न दिखाती फिरूं? फिर उसने कहा, आप मुझसे नाराज़ हैं? चलो ठीक है, हम मोबाइल में अपनी फ़ोटो बना लेते हैं। फिर उसने मोबाइल में ही मेरे साथ शादी के जोड़े में ही तस्वीर बनाकर, अब मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी लड़की है और अपने पति को खुश करना अच्छी तरीके से जानती है। मेरी पत्नी को कोई दूसरे लोग देखें, यह तो मुझे भी पसंद नहीं था। खैर, अब मैंने आगे कुछ नहीं कहा। मैं अपनी ज़िंदगी की खूबसूरत रात और सवाल जवाब करके बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैंने अपनी खूबसूरती पत्नी को बाहों में भर लिया, एक-एक करके उसकी सारी ज्वेलरी उतार दी और उसके खूबसूरत से होठों पर अपने प्यार की मोहर लगा दी। ऐसा करते ही वह मेरी बाहों में और भी ज़्यादा सिमट गई थी। मैंने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। जी चाहा यह खूबसूरत रात यहीं ठहर जाए और मैं अपनी खूबसूरत सी पत्नी पर मोहब्बत लुटाता रहूं। मैं अपनी पत्नी से अब बहुत खुश था। मुझे उससे कोई भी शिकायत नहीं थी। शादी के कुछ ही दिनों में मुझे अंदाज़ा हो गया कि वह ज़माने को खुश करने वाली लड़की नहीं, बल्कि सिर्फ़ अपने पति को खुश करना चाहती है। मैं दिन-ब-दिन उसके इस अंदाज़ का दीवाना होता जा रहा था। मैंने महसूस किया था कि उसका हँसना, बोलना, हर अंदाज़ सिर्फ़ मेरे लिए था। उसे बहुत अच्छे से पता था कि पति को कैसे खुश करते हैं, मगर मुझे नहीं मालूम था कि आगे मेरे लिए ज़िंदगी में क्या कुछ होने वाला था। मुझे नहीं पता था कि यह सब कुछ मेरी जान का अजाब बनाने वाला है। जिसे मैं अपनी खूबसूरत किस्मत समझ रहा था, वह मेरी बदनसीबी में बदलने वाली थी। कुछ दिनों से मेरे दोस्त ज़िद कर रहे थे कि कहीं दूसरे शहर जाकर घूम कर आते हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। मेरे दोस्त मुझे जिस जगह पर ले जाना चाहते थे, मुझे अच्छे से पता था कि वह कैसी जगह है। मैं ऐसी जगहों पर जाना नहीं चाहता था, लेकिन एक दिन उन्होंने बहुत ज़िद की तो मुझे जाना ही पड़ा। मेरे जाने का सुनकर मेरी पत्नी उदास हो गई और रोने लगी। मैंने उससे कहा, एक रात की ही तो बात है, मैं वापस आ जाऊँगा, इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है। मैंने अपनी पत्नी को यह नहीं बताया कि बात सिर्फ़ एक दिन की नहीं, बल्कि मेरे दोस्तों की हफ़्ते की प्लानिंग की है, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे बिना मेरी पत्नी नहीं रह पाएगी। वह एक दिन का सुनकर ही उदास थी, जब पूरे हफ्ते का सुनती तो और भी ज़्यादा बेचैन हो जाती। यह पहली बार था जब मैं अपनी पत्नी से इतनी दूर जा रहा था। हम सुबह के निकले और शाम को पहुंच गए थे। मेरे दोस्त मुझे एक हवेली पर लेकर गए, लेकिन उसका हवेली को देखते ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि यह कैसी जगह है। यहाँ के लोगों का आना जाना देखकर मुझे एहसास हो गया था कि हाँ, किस तरह के लोग रहते हैं, और यहाँ पर औरतें भी मौजूद थीं और उन्हें देखकर भी अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि औरतें कैसे काम करती हैं। उन औरतों को देखकर मेरे दिल में नफ़रत भरने लगी थी। मुझे रह रहकर अपनी मासूम सी पत्नी की याद आ रही थी। कितनी शर्म हया वाली पत्नी है मेरी। उसकी इसी अदा ने मुझे अपना दीवाना बना लिया था। अपनी पत्नी के सामने मुझे दुनिया की हर औरत बेमौल लगती थी। मैं हवेली में दाखिल हुआ। वहाँ शराब और कबाब दोनों का इंतज़ाम था। महफ़िल सजी हुई थी। मैं भी जाकर उस महफ़िल में बैठ गया। अचानक एक नाचने वाली मेरे सामने आई।
लेकिन उसे देखकर मुझे लगा कि मैं सांस नहीं ले पाऊंगा। ऐसा लगा कि जैसे मेरे शरीर से किसी ने जान खींच ली हो। मुझे अपना पूरा शरीर बेजान सा मालूम हो रहा था। मैंने फिर आंखें फाड़ फाड़ कर सामने नाचती हुई उस लड़की को देखा था। उसके चेहरे पर जालीदार झालर लटक रहा था, जिसके अंदर से उसका खूबसूरत चेहरा साफ साफ झलक रहा था। वह तो अगर 7 पदों में भी होती तब भी मैं उसे पहचान लेता। यह हल्का सा जाली का कपड़ा क्या क्या कर लेता। वह कोई और नहीं बल्कि मेरी पत्नी भावना ही थी। अपने सामने अपनी पत्नी भावना का यह रूप देखकर मैं दंग रह गया था। जब वह डांस करती हुई मेरी तरफ आई थी और जब उसकी निगाह मेरे ऊपर पड़ी थी तो एक पल के लिए उसके थिरकते थिरकते हुए पैर रुक गए थे और फिर वह अंदर भाग गई थी। सब लोग एकदम से परेशान हो गए थे। फिर उसकी जगह दूसरी लड़की को लाया गया। उसने भगवान भावना की जगह नाचना शुरू कर दिया। लेकिन वह लड़की जो मेरी पत्नी थी, अब वह कहीं गायब हो चुकी थी। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो मंजर मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था वह सच था या कोई धोखा था। लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि मैं सारी दुनिया को आग लगा दूं। लेकिन इस समय मैं बेबस में इतने सारे लोगों की भीड़ में बात नहीं कर सकता था कि जो अभी अभी नाच रही थी वह मेरी पत्नी थी। मैंने अपने पास बैठे आदमी से उस पहली वाली लड़की के बारे में पूछा तो फिर उस आदमी ने अपनी आंखों को नशीला करते हुए कहा, अरे वह लड़की तो बहुत ही अनमोल है, बहुत ज़्यादा कीमती है उसकी। आप तो बस उसका नाच देखो और दूर से ही मज़ा लो। उसे पाने के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता। अगर तुम्हारा दिल उस पर आ गया है और तुम उसे हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें बहुत बड़ी रकम उसके बदले में देनी पड़ेगी। उस आदमी की बात सुनकर मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। मैंने देखा न ताव बस उसे मारना शुरू कर दिया। मेरे दोस्तों ने आकर मुझे रोका और कहा, ऐसा क्यों कर रहे हो? अब मैं अपने दोस्तों को क्या बताता कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं उन्हें नहीं बता सकता था कि अभी अभी मैंने अपनी पत्नी को किस हाल में देखा है और वो भी ऐसी गंदी जगह पर देखा है। मेरे दोस्तों ने जब मुझे इस हालात में देखा तो मुझे घर वापस ले आए। लेकिन मेरा तो जैसे सब कुछ बर्बाद हो चुका था। मुझे पता था कि अभी भावना घर पर ही मौजूद नहीं होगी क्योंकि वह तो उस हवेली में थी। सारा रास्ता मैं ही यह सोचता रह गया कि मेरी पत्नी कितनी बड़ी धोखेबाज निकली। जब मेरी उससे शादी हुई थी किस तरह से वह अदाएं दिखा दिखा कर मुझे खुश कर रही थी। मैं समझ नहीं पाया कि वह अदाएं किसी शरीफ औरत की नहीं थी। शादी हॉल में अपने आप को छुपा कर रखना, शादी की पहली रात भगवान के सामने माथा टेक कर खुद को बहुत ही शरीफ जाहिर करना, यह सब उसकी मक्कारी थी। वह खुद के गलत काम शरीफ बनकर छुपाना चाह रही थी। मैं बहुत ही गुस्से में घर के अंदर दाखिल हुआ। मैं अभी अपनी माँ को आवाज़ लगाने ही वाला था कि अचानक मेरी नज़र टीवी हॉल में बैठी मेरी पत्नी भावना पर पड़ी। वह सोफे पर बैठी टीवी पर कोई सीरियल देख रही थी। अपनी पत्नी को घर में देखकर मैं हैरान रह गया था क्योंकि अभी तो मैं उसे हवेली में देख कर आ रहा था। मुझसे पहले वह अचानक इतनी जल्दी घर कैसे पहुंच गई? मेरा दिमाग इस समय कुछ भी काम नहीं कर रहा था। मैं बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ा, उसे बालों से पकड़कर उठाया और उसके गालों पर एक ज़ोरदार तमाचा रख दिया था। अचानक से इस हाफत पर भावना एकदम घबरा गई थी। मेरा तमाचा इतनी जोर से था कि वह लड़खड़ाती हुई सोफे पर गिर गई। इससे पहले कि वह संभलती मैंने उसे दोबारा खींचकर उठाया और एक और थप्पड़ उसके गाल पर रख दिया था। उसका खूबसूरत चेहरा लाल हो चुका था। वह अपने गालों पर हाथ रखे आंखें फाड़े मुझे देख रही थी। इससे पहले मैं उसके ऊपर अपना गुस्सा और निकालता मेरी माँ बीच में आ गई। कहने लगी, विशाल पागल हो गए हो क्या? इतना
इसे इतना क्यों मार रहे हो? आखिर भावना ने किया क्या है? भावना भी सिसकते हुए मुझसे अपना कसूर पूछ रही थी। अब मैं अपनी माँ के सामने खड़ा था। मैंने गुस्से से अपनी माँ से कहा कि आपने मेरी शादी एक कैरेक्टरलेस लड़की से करवाई है। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला आपके हवाले कर दिया था कि आप मेरे लिए जो करेंगी अच्छा ही करेंगी, लेकिन आपने तो मुझे गड्ढे में ही धकेल दिया कि बदकिरदार लड़की लाकर मेरे सर पर बैठा दी। आपने मेरी शादी इस लड़की से क्यों करवाई? मेरी बात सुनकर मेरी माँ को भी गुस्सा आ गया। मेरी माँ ने कहा, क्यों एक बेहशी जानवर की तरह इस बेचारी पर टूट पड़े हो? इसका कोई कसूर नहीं है। यह तो बहुत ही शरीफ लड़की है और कल तक तो तुम भी बहुत खुश थे। आज अचानक तुम्हें क्या हो गया? मैंने अपनी माँ को सारी सच्चाई बताई। सारी बात सुनकर मेरी माँ भी मुझे हैरत से देखने लगी। कहने लगी, लेकिन जब से तुम गए हो तब से मेरी बहू सारा दिन मेरे पास ही रही है और मैं इसकी गवाह हूँ। एक पल के लिए भी वह मुझसे दूर नहीं हुई है। मुझे अपनी माँ की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं अपनी आंखों से भावना को उस भरी महफिल में नाचते हुए देख चुका था। लेकिन अपनी माँ की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि भला मेरी माँ मुझसे झूठ क्यों बोलेगी। मैं खामोशी से अपने कमरे में चला गया। दर्द के मारे मेरा सिर फट रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। भावना के रोने की आवाज़ मेरे कमरे तक आ रही थी। उसके रोने की आवाज़ से मेरे दिल को कुछ कुछ होने लगा था। जी चाहा कि जाकर उसे अपनी बाहों में भर लूं और उसे अपने किए की माफ़ी मांग लूं, लेकिन फिर वह महफिल में डांस करती हुई लड़की मेरी आंखों के सामने आ गई और गुस्से से मेरी दिमाग की नसें फटने लगी। मैं अपनी माँ की बात को भी झुठला नहीं सकता था। मेरी माँ ने आज तक कभी मुझसे झूठ नहीं बोला था, और फिर वह मेरी पत्नी के मामले में मुझसे झूठ क्यों बोलती? अब मैंने भावना से बातचीत करना बंद कर दिया था। भावना अपनी आंखों में आंसू भरे मेरी तरफ देखती रहती, लेकिन मैं उससे नज़रें चुरा लेता। फिर मैंने सोचा, हो सकता है मेरी आंखों का धोखा हो। मुझे एक बार फिर से जाकर उसी लड़की से मिलना चाहिए। और फिर मैं उसी जगह अपने एक दोस्त के साथ फिर से चला गया। मैंने अपने उस दोस्त को सारी सच्चाई बता दी। वह मेरा सबसे करीबी दोस्त था। मेरी बात सुनकर वह भी हैरान हुआ था। हम उसी हवेली में पहुंचे और बहुत ही साझेदारी के साथ हमने उस आदमी का पता करवाया जो उस लड़की का दलाल था। वही आदमी कोठे से उस लड़की को हवेली में लेकर आया था। मालूम हुआ कि वह लोग गांव के रहने वाले हैं, और मेरा दोस्त फौरन उस दलाल के पास पहुंच गया। मेरे दोस्त ने उस आदमी से कहा कि वह लड़की कहाँ है जिसे कल तुम हवेली लेकर आए थे। हम उस लड़की की मुंह मांगी कीमत देंगे। ऐसा कहते हुए मेरा दोस्त मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। मेरे दिल पर भी छुरियां चल रही थी कि मुझे ही अपनी पत्नी के लिए सौदा करना पड़ रहा है, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उस लड़की को सामने लाने के लिए उस दलाल ने कहा कि वह लड़की तो मैं कोठी से लाया था और वहीं पर रहती है। मैं भी ज़्यादातर उसी कोठे पर रहता हूँ, लेकिन मेरा घर यहाँ है, इसलिए अपनी बीवी बच्चों के पास चला आया था। अगर आप मुझे 5,000 दें तो मैं आपको उस लड़की के पास पहुँचा सकता हूँ। बाकी डील आप कोठे की मालकिन से कर लेना। मेरे दोस्त ने उसे 5,000 दिए तो वह कहने लगा, चलो मैं आपको उस जगह में लेकर चलता हूँ। वह आदमी हमें कोठे पर ले आया। हम कोठे पर पहुँचते ही जैसे ही उस लड़की को मेरे सामने लाया गया, फिर से मेरे दिमाग में बिजली सी चमकने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब आगे क्या कहूँ, क्योंकि वह बिल्कुल मेरी पत्नी जैसी ही थी। वहाँ पर कैसे पहुँच सकती है? मैंने तो उसके मुंह पर 2 जोरदार थप्पड़ भी मारे थे, जिससे मेरी उंगली
में जो अंगूठी थी उसके गाल पर जाकर लगी थी और उसके गाल पर घाव भी हो गया था। लेकिन उस लड़की का चेहरा तो बिल्कुल साफ था, किसी भी घाव का निशान नहीं था। मैं बहुत ही हैरानी के साथ उसे देख रहा था। लड़की भी बहुत परेशान थी, मेरे सामने खड़ी थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वह मेरे सामने से भाग जाए, लेकिन तभी वह लड़की मेरे पैरों में बैठ गई। कहने लगी, भगवान के लिए मेरी बहन को तलाक मत देना, उसे घर से मत निकालना, उसका कोई कसूर नहीं है। वह बहुत ही शरीफ लड़की है, मैं ही बुरी हूँ। मेरी बहन बहुत अच्छी है। उसकी बात सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। यानी यह मेरी पत्नी की बहन थी। अचानक मेरे मुंह से निकला, कौन सी बहन और किसकी बहन? उस लड़की ने बताया कि आपकी पत्नी मेरी जुड़वा बहन है। हम दोनों की शक्ल एक जैसी है, शक्ल, सूरत, रंग और शरीर की बनावट सब एक जैसा ही है। हम दोनों में बराबर भी फ़र्क नहीं है। अक्सर जुड़वा बच्चों में काफ़ी डिफरेंस होता है, लेकिन हम दोनों बहनों में कोई डिफरेंस नहीं था। मैं आंखें फाड़ उस लड़की को देख रहा था। वाकई वह बिल्कुल भावना जैसी थी। फिर वह लड़की बोली, आप आराम से बैठ जाइए, मैं आपको सारी सच्चाई बताती हूँ। मैं एक तरफ को बैठ गया। मैं सारी सच्चाई जानना चाहता था। मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए मैं चुपचाप उसकी बात सुनने के लिए बैठ गया। उसने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया और उसकी कहानी सुनकर मेरा पूरा शरीर कांप गया था। उसने बताया कि हम एक बहुत ही इज्जतदार घराने से संबंध रखते हैं। मेरे पापा एक स्कूल टीचर थे, लेकिन मैं 12 साल की थी कि मुझे किसी ने घर से उठा लिया। मैं अपने माँ बाप से बिछड़ गई। मेरे पापा ने मुझे बहुत ढूंढा, लेकिन मैं उन्हें नहीं मिली। जो इंसान मुझे लेकर यहाँ आया था उसने मुझे कोठे पर बेच दिया। यहाँ पर मेरे साथ वही सुलूक हुआ जो और लड़कियों के साथ होता है। उस समय मैं 12 साल की मासूम बच्ची थी, लेकिन इतनी कम उम्र में ही मेरे ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ गए। मेरे बड़े होने के भी किसी ने इंतज़ार नहीं किया था। इतनी छोटी सी उम्र में मैंने बहुत दुख सहे थे। धीरे धीरे इस काम को करने के लिए मैं मजबूर हो गई, क्योंकि यहाँ से भागकर जाने का कोई रास्ता नहीं था। मैं उन लोगों के कहे अनुसार काम नहीं करती, उन्हें पैसे कमा कर नहीं देती, तो वह मेरे ऊपर और भी ज़्यादा जुल्म करते, मुझे भूखा प्यासा रखते। मजबूर होकर मैं इन लोगों के रंग में रंग गई और यहाँ पर वो काम करने लगी जो मेरा ज़मीर बिल्कुल गवाही नहीं देता था, लेकिन फिर भी इस काम को करने के लिए मजबूर थी। धीरे धीरे 6 साल गुजर गए। एक दिन बाजार में मुझे एक औरत मिली। मुझे देखते ही वह औरत मुझे पहचान गई थी। उसने मुझे जल्दी से सीने से लगा लिया और रोते हुए पूछने लगी, सुनैना, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। मैं उस औरत को पहचान नहीं पाई थी, लेकिन दिमाग पर जोर देने से याद आ गया कि वह तो मेरी माँ थी, मेरी अपनी सगी माँ। मैं भी अपनी माँ के गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। हम दोनों माँ बेटी रो धोकर अलग हुए और मेरी माँ ने मुझे इसलिए पहचान लिया था क्योंकि मेरी बहन बिल्कुल मेरे जैसी थी। मेरी माँ ने मेरी बहन को मुझे दिखाया, जो उस समय माँ के साथ शॉपिंग करने आई हुई थी। मैं अपनी बहन के गले लग गई। हम तीनों माँ बेटी काफ़ी देर तक रोते रहे। तब मेरी माँ ने बताया कि तुम्हारी बहन भावना की शादी हो रही है, हम उसी की शादी की शॉपिंग करने के लिए आए हैं मार्केट में। मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, चलो बेटी घर चलो। मैंने अपनी माँ से अपना हाथ छुड़ा लिया। मैंने कहा, माँ, मैं गंदगी के ऐसे दलदल में घुस चुकी हूँ जहाँ से निकलना मुमकिन नहीं है। अगर मेरा गंदा साया आप लोगों पर पड़ गया तो आप लोग भी गंदे हो जाएंगे, इसलिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। आप जाएं और भावना की शादी करें।
मैं भगवान से दुआ करूँगी कि भावना जहाँ भी रहे खुश रहे। मेरी बात सुनकर मेरी माँ की रूह काँप गई। कहने लगी, सुनैना, हमने तेरी याद में कितने आंसू बहाए हैं, अब तो हमारी आंखों से आंसू ही सूख गए हैं। जब तू गायब हुई थी तभी मेरे दिल में खटक गया था कि ज़रूर तुझे गंदगी में डाल दिया गया होगा। मैं अपने दिल में दुआ कर रही थी कि हे भगवान, मेरी बेटी को गंदगी में जाने से बचा ले, इससे अच्छा तो उसे मौत दे देना। और आज जब तुम मुझे मिली तो उसी गंदगी से लिपटी हुई मिली हो। भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा दिल फटा जा रहा है। ना मुझे अपने साथ लेकर जा सकती है और ना ही मेरा दिल मान रहा है कि तू उस दलदल में दोबारा जाए। मैंने अपनी माँ को गले से लगा लिया और उसे दिलासा दिया कि माँ, अब तो मैं इस सब की आदी हो चुकी हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरा गंदा साया मेरी बहन की ज़िंदगी पर पड़े। आप भावना को लेकर घर जाइए, मेरी चिंता मत करें। मेरी माँ और मेरी बहन रोते हुए मुझे छोड़कर चली गई थी। फिर अपनी बहन की शादी पर मैं छुप कर आई थी, वहीं पर मैंने आपको देखा था। शादी वाले दिन मेरी बहन ने अपने आप को छुपा रखा था। जब से उन्होंने मुझे इस हाल में देखा था, मेरी माँ मेरी बहन के दिल में बड़ा डर बैठ गया था कि कहीं कोई भावना को सुनैना ना समझ ले, क्योंकि हम दोनों की शक्ल सेम भी थी। जब तक वो लोग मुझसे नहीं मिले थे, उन्होंने लोगों के दिल में ऐसा कोई डर नहीं था, लेकिन अब तो उसके दिल में डर बैठ गया था, क्योंकि मेरे पास तो न जाने कितने लोग आते जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि शादी में आया हुआ कोई भावना को सुनैना ना समझ ले। इसीलिए भावना ने खुद को छुपा कर रखा था। मेरी माँ अब मेरी याद में दिन रात तड़पती है, लेकिन फिर भी मेरी माँ ने मुझसे कह रखा था कि सुनैना, भूल कर भी कभी हमारे घर में कदम मत रखना, क्योंकि तुम्हारी इज्जत दागदार है। अगर यह बात खुल गई तो तुम्हारी बहन का घर बर्बाद हो जाएगा। जो कुछ भी हुआ उसमें ना तुम्हारा दोष है, ना मेरा, और ना ही तुम्हारी बहन का। लेकिन जो कुछ हो गया है उसे वापस तो नहीं ले सकते, लेकिन बस तुम हमारा घर कभी मत आना, यह बात दबी रहेगी, वही ज़्यादा अच्छा होगा। अगर यह बात खुली तो यह ज़माना हमें जीने मरने में डाल देगा। लड़की अपनी कहानी सुनाकर फूट फूट कर रोने लगी थी। पता नहीं उसकी इतनी दर्द भरी कहानी सुनकर भी मेरे दिल से अभी भी शक क्यों नहीं निकल पा रहा था। मैंने फ़ौरन अपनी जेब से मोबाइल निकाला और अपनी माँ को वीडियो कॉल किया। मैंने जब भावना के बारे में पूछा तो मेरी माँ ने कैमरा भावना पर डाल दिया। वह किचन में खड़े चाय बना रही थी। अब सारी सच्चाई मेरे सामने थी। शक के लिए कोई जगह बाकी ही नहीं थी। मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। मैंने सुनैना से कहा, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी जितनी कीमत दी जाएगी उतनी कीमत देकर मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद कर आऊँगा। लेकिन सुनैना ने मुझे मना कर दिया। कहने लगी, जीजू, आप भावना के साथ खुश रहें, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। अब मुझे ज़िंदगी में कोई चाहत बाकी ही नहीं रही, और अब मेरे पास ज़्यादा समय भी नहीं है, क्योंकि मुझे ब्लड कैंसर हो चुका है। मैं कुछ ही समय की मेहमान हूँ, बस अपनी ज़िंदगी के आखिर दिन काट रही हूँ। बस इसी बात की खुशी है कि मरने से पहले मुझे मेरी माँ और बहन को देखना नसीब हुआ। बस आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी बहन को खुश रखना, कभी उसे कोई दुख मत देना। मुझे सुनैना की हालत पर बहुत दुख हो रहा था। मैं बहुत ही दुखी मन से अपने घर लौट आया। घर के अंदर दाखिल होते ही मेरा सर शर्मिंदगी से झुका हुआ था। समझ नहीं आ रहा था कि भावना से कैसे माफ़ी मांगूं। मेरे पास तो शब्द ही नहीं थे। मेरी पत्नी तो बिल्कुल बेकसूर थी, उसकी बहन भी मासूम थी, उसकी बहन का भी कोई दोष नहीं था। उसे तो 12 साल की उम्र में ही उसके घर वालों से जुदा कर दिया था। इसमें उस बेचारी का क्या दोष था?
वह तो एक ऐसे दलदल में गिर चुकी थी जहाँ से निकलना नामुमकिन होता है। मैंने घर आकर भावना से माफ़ी मांगी। मेरे माफ़ी मांगने पर मेरी माँ ने गुस्से से कहा कि भावना, इसे माफ़ बिल्कुल मत करना, इसीलिए कुछ शक की बुनियाद पर तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया। अरे पति पत्नी का रिश्ता तो विश्वास पर ही टिका होता है, और जब वही विश्वास पति पत्नी के बीच टूटने लगता है तो फिर उस रिश्ते का कोई मतलब रह ही नहीं जाता है। माफ़ तो मैं भी तुम्हें कभी नहीं करूँगी। तुमने मेरी परवरिश को ही दागदार कर दिया। इस बेचारी पर इतना जुल्म करने से पहले कम से कम एक बार सच्चाई तो जान लेता, इसकी बात तो सुन लेता। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि पूरा दिन मैं इसके साथ रही थी। मेरा इतना कहने पर भी तुमने इस पर शक किया, उस पर हाथ उठाया। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं भावना के पैरों में बैठ गया। मैंने कहा, भावना, मुझे माफ़ कर दो, नहीं तो शर्मिंदगी की वजह से मैं अंदर ही अंदर घुटता रहूंगा और खुद की नज़रों में गिर जाऊंगा। भावना की आंखों में आंसू गिरने लगे। मैंने भावना से कहा, भावना, जो कुछ हुआ उसमें मेरा भी कोई दोष नहीं है। मैं अभी अभी तुम्हारी बहन से मिलकर आ रहा हूँ। तुम दोनों की शक्ल एक जैसी है, इसलिए मैं धोखा खा गया। मेरे बार बार माफ़ी मांगने पर मेरी पत्नी ने और मेरी माँ ने मुझे माफ़ कर दिया। अब मेरा अगला काम सुनैना को उस दलदल से निकालना था। मैंने मुंह मांगी रकम कोठे की मालकिन को देकर सुनैना को वहां से निकाल लिया। सुनैना की हालत को देखते हुए मैंने सुनैना को इलाज के लिए बाहर भेज दिया। सुनैना की माँ ने भी सुनैना के साथ भी बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल में सुनैना का इलाज चला रखा था। डॉक्टरों ने उम्मीद दिलाई कि अगर सुनैना हिम्मत ना हारे तो हम इस बीमारी से जीत सकते हैं। और फिर सुनैना के अंदर जीने की चाहत जागने लगी थी और सुनैना अब धीरे धीरे जिंदगी की तरफ लौटने लगी थी। भगवान ने चाहा तो सुनैना जल्दी ही ठीक हो जाएगी। मैंने सोच लिया था जैसे ही सुनैना ठीक हो जाएगी, सुनैना की माँ को मैं दूसरे अनजान शहर जाकर सेट कर दूंगा, जिससे कि उन्हें लोगों का सामना ना करना पड़े और बातें ना सुननी पड़े। और भावना भी अब अपनी ज़िंदगी में खुश है। धन्यवाद दोस्तों।